देखो बेटा, आज मैग्नेटिक इफेक्ट का लास्ट लेक्चर हम करते हैं। इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड जब दोनों एक साथ होंगे तो उस केस में किस तरह का एनालिसिस होगा वो बात करते हैं। व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ आर प्रेजेंट, तो इसमें भी बेटा हमें कोई कॉम्प्लेक्स वाले केस नहीं करना है ना। जो सिंपल दो केस है वही सिंपल दो केस करेंगे, उन्हीं के रिजल्ट भी याद रखेंगे। देखो कैसे। पहला केस, व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड both are acting in the same direction. दोनों सेम ही डायरेक्शन के अंदर एक्ट कर रहे हो तो क्या होगा बेटा, इसको लॉरेंज फोर्स भी कहा जाता है। सोचो, जब बड़ा सिंपल सा फंडा देखते हैं। देखो कि भाई मुझे एक बात बताओ कि कोई चार्ज पार्टिकल है बेटा और वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रेजेंट है और लेटेस्ट से कि मैग्नेटिक फील्ड भी प्रेजेंट है। तो ये टॉपिक करने से पहले ना हल्का सा लॉरेंज फोर्स की एक लाइन में लिखवा देता हूँ आपको, और फिर ये वाला टॉपिक करेंगे। लॉरेंज फोर्स, तो लॉरेंज फोर्स में क्या होगा, व्हेन charge particle is present in electric field as well as magnetic field, it will experience both magnetic force as well as electric force. Magnetic force as well as electric force, यानी कि जो चार्ज पार्टिकल है बेटा उस पे क्या होगा, जो आपका इलेक्ट्रिक फोर्स है वो भी लगेगा प्लस जो मैग्नेटिक फोर्स है वो भी लगेगा। इन दोनों का वेक्टर सम लगेगा। तो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण से तो जो फोर्स लगता है वो आपने पढ़ा हुआ है, F = QE, और बेटा ये जो फोर्स है वो है Q टाइम्स V क्रॉस B। तो यहाँ से Q मैं कॉमन ले लेता हूँ बेटा, देन इट विल बी इक्वल टू E प्लस V क्रॉस B। दिस एक्सप्रेशन ऑफ फोर्स इज नॉन एज लॉरेंज फोर्स। ये जो एक्सप्रेशन है बेटा फोर्स का, F = Q टाइम्स E प्लस V क्रॉस B, दिस एक्सप्रेशन इज नॉन एज लॉरेंज फोर्स। यही आपका क्या है, लॉरेंज फोर्स होगा। नोट करो बेटा पहले जल्दी से इसको। अब हम अपने ओरिजिनल केस पे आ रहे हैं कि जब आपके पास क्या है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों एक्ट कर रहे हैं, दोनों सेम ही डायरेक्शन के अंदर है। तो बेटा कुछ इस तरह का होगा, ऐसा मान लो कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इसी डायरेक्शन के अंदर आपको क्या रखना है, मैग्नेटिक फील्ड भी रखना है। ये लो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे। अब हमने यहाँ पे कोई चार्ज पार्टिकल रख दिया बेटा, लेटेस्ट से मैं पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल क्यों रख देता हूँ, और इसको कुछ, चलो मैं इसको वेलोसिटी भी नहीं दे रहा हूँ, या इनिशियल वेलोसिटी दे देता हूँ, यू इसको इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। जब आप यू इनिशियल वेलोसिटी इसको दे देंगे तो उस केस में देखो इस पे जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा बेटा, वह इलेक्ट्रिक फोर्स तो Q × E लगेगा, और क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही लगेगा। जबकि मैग्नेटिक फोर्स की अगर बात करूं तो मैग्नेटिक फोर्स इस पर लगेगा ही नहीं, जीरो मैग्नेटिक फोर्स।
कारण क्या है, याद करो फोर्स का फॉर्मूला क्या है, क्यू वी क्रॉस बी। वी और बी के बीच में एंगल 0 डिग्री है, वी और बी के बीच में एंगल 0 डिग्री है, तो जो मैग्नेटिक फोर्स है दैट विल बी इक्वल टू 0। तो यानी कि जो ये पार्टिकल है, पहले तो जरा ये विजुलाइज करें, इसमें सिर्फ अगर मैं इसको बेटा इस तरीके से ट्रीट कर लूँ कि ये बेटा आपका एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, तो ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा होगा तो आई कैप डायरेक्शन में लग रहा होगा। तो जो पार्टिकल की जो एक्सेलरेशन होगी बेटा दैट विल बी इक्वल टू क्यू ई बाई एम इनटू आई कैप, यानी कि दिस इज एन एक्सेलरेटेड यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन इन एक्स डायरेक्शन। पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो करेगा, नो डाउट, पार्टिकल विल फॉलो स्ट्रेट लाइन पाथ। स्ट्रेट लाइन पाथ को फॉलो करेगा, और कैसा मोशन होगा बेटा, ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। इट विल बी ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, और उस एक्सेलरेशन की वैल्यू बेटा क्या है, वो क्यू ई बाई एम है, और वो जिस डायरेक्शन में आपने वेलोसिटी को प्रेजेंट किया है उसी डायरेक्शन में रहेगा। यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है, इसका मतलब बेटा क्या होने वाला है कि स्पीड तो कांस्टेंट नहीं रहेगी। यहाँ पे बेटा स्पीड क्या नहीं रहने वाली, कांस्टेंट नहीं रहने वाली, बदलती रहेगी लगातार। क्या वेलोसिटी किसी भी टाइम पे आप निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे कि सर v इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी u प्लस एक्सेलरेशन है q e बाई m इंटू टी। किसी भी इंस्टेंट पर ये वेलोसिटी आपकी आ जाएगी। किसी भी टाइम पे आपको एक्स कोऑर्डिनेट देखना हो बेटा, आप कैसे लिखोगे, ut प्लस हाफ ऑफ क्यू ई बाई एम इंटू टी स्क्वायर। ये किसी भी टाइम पे एक्स कोऑर्डिनेट आ जाएगा, वाई कोऑर्डिनेट में कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि वाई कोऑर्डिनेट के अंदर मोशन ही नहीं है, वाई कोऑर्डिनेट में कोई चेंज नहीं आएगा। देयर इज नो मोशन अलोंग वाई एक्सिस, वाई एक्सिस में कोई फोर्स ही नहीं लग रहा, सिर्फ एक्स एक्सिस में फोर्स लग रहा है। तो एक्स एक्सिस में एक्सेलरेशन भी होगी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगी, पार्टिकल विल फॉलो ए स्ट्रेट लाइन पाथ। ये बात तो यहाँ पे इस वाले पार्ट में तो सिर्फ इतना ही एनालिसिस है बेटा। नाउ द सेकंड पार्ट, केस 2। केस 2 को बेटा शायद तुम्हारी बुक्स के अंदर वेलोसिटी सेलेक्टर भी बोलते हैं, वेलोसिटी सेलेक्टर। देखो क्या होता है इसमें कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों परपेंडिकुलर सेट करते हैं, दोनों क्या करते हैं, परपेंडिकुलर सेट करते हैं। तो बेटा इसमें एक पर्टिकुलर केस है, यही कर रहा हूँ। ये कोई बेटा चार्ज पार्टिकल है, इसको वेलोसिटी आपने v दी थी, आपने वेलोसिटी क्या दी, v। अच्छा यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड में कहता हूँ क्रॉस है, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन है, इस तरीके से बेटा मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस है, इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन में इस तरीके से है। आपसे सवाल में पूछा है, यू हैव टू फाइंड द वेलोसिटी v so that particle follows a straight line path. Particle follows a straight line path. पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो करे, उसके लिए क्या आवश्यकता है, उसके लिए ये जरूरत है कि उस पे जो नेट फोर्स लगे, आपने इसको वेलोसिटी दी है तो या तो इसमें नेट फोर्स लगे ही ना, तो ये सीधा सीधा यहाँ चला जाएगा, या फिर अगर किसी तरह से नेट फोर्स लगे तो वो इसी डायरेक्शन में लगे। तो पहले जरा ये चेक कर लेते हैं कि एक्चुअल में इस चार्ज पार्टिकल पर फोर्स किधर किधर लग रही है। इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर बेटा देखो इलेक्ट्रिक फोर्स तो नीचे की तरफ लग रही है, वो तो इस तरफ आएगा Q इंटू ई। मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस डायरेक्शन में है तो बेटा V इस तरफ है क्रॉस B, तो यानी कि मैग्नेटिक फोर्स जो लग रही है एंगल 90 डिग्री है बेटा, वो QVB इधर लग रही है। हम क्या
चाहते हैं कि पार्टिकल अगर स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो करे तो उस पर नेट फोर्स अभी इस केस में क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। फॉर चार्ज पार्टिकल, फॉर चार्ज पार्टिकल टू फॉलो स्ट्रेट लाइन पाथ, straight line path, F net should be zero. F net की वैल्यू जीरो होनी चाहिए। F net जीरो होने का मतलब बेटा क्या हो गया कि QVB बराबर होना चाहिए किसके बेटा, QE के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ से आपके पास वेलोसिटी की वैल्यू आ जाती है कि E by B होना चाहिए। दिस इज नॉन एज वेलोसिटी सेलेक्टर। ये जब आप वेलोसिटी दे दोगे विच विल बी इक्वल टू E by B बेटा, जब आप इतनी वेलोसिटी दे दोगे तो पार्टिकल विल फॉलो है स्ट्रेट लाइन पाथ, तो स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो करेगा। नोट करो फटाफट से। देखो बेटा एक और केस, इस बार मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस है, नहीं मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस नहीं, मैग्नेटिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर, मैग्नेटिक फील्ड भी सेम डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम डायरेक्शन में है। लेकिन इस बार हमने किया क्या बेटा कि जो आपका चार्ज पार्टिकल है उसको किसी थीटा एंगल पर यू वेलोसिटी के साथ प्रोजेक्ट कर दिया। तो इस बार बेसिकली क्या हो रहा है, इस बार बेटा दोनों फोर्सेज लगेंगी, है ना। इस तरीके से देखो जैसा कि हमने वहां पे हाइब्रिड किया था, इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट u cos थीटा और बेटा ये आपका क्या हो गया u sin थीटा। इस चार्ज पार्टिकल पर अगर बात करें बेटा तो इस पर क्या हो रहा है, x डायरेक्शन के अंदर, x डायरेक्शन के अंदर तो क्या लग रहा है, इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है along x डायरेक्शन, और यू कैन से along पॉजिटिव x डायरेक्शन। फोर्स कितना लग रहा है बेटा, QE बाई, सॉरी सिर्फ QE लग रहा है, ये फोर्स हो गया। तो एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस आपका आ गया बेटा कितना, QE बाई m, ये आ गया। आप एक बात देखो कि इस पे मैग्नेटिक फोर्स भी लग रहा है बेटा। मैग्नेटिक फोर्स किस तरफ लग रहा है अगर मैं बात करूं तो u cos थीटा के कारण से कोई फोर्स नहीं लग रहा, u cos थीटा के कारण से तो कोई फोर्स नहीं लग रहा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड और u cos थीटा की डायरेक्शन सेम है। लेकिन u sin थीटा की बात करूं तो बेटा v और बेटा मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, तो यानी कि इस पे फोर्स इस तरफ लग रहा है, यानी कि बेटा इस पे एक और फोर्स लग रहा है जो कि माइनस जेड एक्सिस के अलोंग लग रहा है, और वो फोर्स कितना है, दैट फोर्स इज q u sin थीटा इनटू b, ये फोर्स लग रहा है। क्लियर है। तो बेटा इस बार मोशन तो बिल्कुल वैसा ही होने वाला है जैसे कि आप लोगों ने समझ रहे हो कि जो पाथ होगा, द पार्टिकल विल फॉलो हेलिकल पाथ। कारण क्या है कि आप देखो यहां पर भी ऐसा ही हो रहा है कि एक फोर्स इस तरफ लग रही है और दूसरी फोर्स इस तरफ लग रही है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट कुछ ऐसे आ रहा होगा, यानी कि तो बिल्कुल हेलिकल जैसा मोशन हो रहा है। पार्टिकल का भी सीधी सी बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड लग गया, नहीं लग रहा था तो भी तो मोशन कैसा आ रहा था, तो भी हेलिकल आ रहा था। हाँ मोशन अभी भी हेलिकल आएगा, थोड़ा सा फर्क पड़ेगा, इस बार फर्क पड़ेगा पिच का बेटा। पिच का क्या फर्क पड़ेगा ये देखो, इस बार बेटा अगर मैं इसको पिच P1 बोलता हूँ, इसको पिच P2 बोलता हूँ, अगली को पिच P3 बोलता हूँ,
तो एक्चुअल में आप देखोगे कि एक्स डायरेक्शन के अलोंग मोशन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड है, माने कि हर बार उसका जो डिस्प्लेसमेंट है एक चक्कर में वो बढ़ता हुआ चला जाएगा। लिखो बेटा, क्योंकि एक्स एक्सिस के अलोंग मोशन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड है, लिखो क्योंकि एक्स एक्सिस के अलोंग मोशन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड है, इसलिए इस केस में पिच की वैल्यूज इक्वल नहीं होंगी। इसलिए इस केस में पिच की वैल्यूज इक्वल नहीं होंगी, क्योंकि हर बार उसकी वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, हर बार उसकी, और इस बार वेलोसिटी बढ़ाने वाला मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, ये बात ध्यान रखना। किस तरह आपने तो कहा था कि वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, बिल्कुल मैग्नेटिक फील्ड के कारण से कांस्टेंट है, लेकिन भैया इलेक्ट्रिक फील्ड उसको क्या प्रोवाइड कर रहा है, फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, वो उसको एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर रहा है, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड नहीं कर रहा। तो बेटा यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि जो पिच है वो बराबर नहीं रहेगी, जैसे जैसे आप दूर जाते जाओगे पिच की वैल्यूज बढ़ती हुई चली जाएंगी। इस तरह आप कहोगे सर कोई रिलेशन आ सकता है पिच के अंदर, बिल्कुल आ सकता है। देखो मैं मान लेता हूँ कि इनिशियल वेलोसिटी अगर 0 थी बेटा उस केस में, तो जो पहली पिच आई होगी दैट विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ ए, मैं एक चक्कर का समय t मान लेता हूँ बेटा, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है सबके लिए। सेकंड वाले पिच के लिए अगर बात करना हो बेटा तो वो यहाँ तक का डिस्टेंस है, तो एक काम करें कि उसका टोटल डिस्टेंस निकाल लेता हूँ मैं। टोटल डिस्टेंस कैसे आएगा, हाफ ऑफ ए इंटू 2t का स्क्वायर, और उसमें से जो पिच पहले वाले पिच में जो डिस्टेंस हुआ वो माइनस कर दिया, तो बेटा ये आपका कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 इंटू 1/2 t स्क्वायर। सिमिलर वे में आप पिच नंबर 3 कैलकुलेट करेंगे तो दैट विल बी हाफ ऑफ ए इंटू 3t का होल स्क्वायर माइनस हाफ ऑफ ए इंटू 2t का होल स्क्वायर, तभी तो आएगा सक्सेसिव जो डिस्टेंसेस हैं वो। ये बेटा आ जाएगा 5 इंटू 1/2 t स्क्वायर। तो ये जो पिच का जो आपका रेशियो आएगा बेटा P1 है ना, P1 रेशियो, P2 रेशियो, P3, मैं सिर्फ इन दोनों के लिए बात कर रहा हूँ, सिर्फ इसी केस के लिए बात किया, दैट विल बी 1 रेशियो 3 रेशियो 5, और आप भी जानते हैं कि आगे जब चलेंगे तो 7, और यानी कि 2n-1 वाला रेशियो आ जाएगा। तो इस केस में बेटा जब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों सेम डायरेक्शन में किसी थीटा एंगल पर फेंक दिया है, द पार्टिकल विल फॉलो द हेलिकल पाथ विद अनइक्वल पिचेस। जैसे जैसे वो बढ़ता जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में चलता जाएगा, उसकी पिच की वैल्यू बढ़ती हुई चली जाएगी, उसकी पिच की वैल्यू बढ़ती हुई चली जाएगी। नोट करो। तो इस तरह का कोई क्वेश्चन आए तो बेटा इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, हम सिंपल सा उस मोशन को दो फोर्सेस के फॉर्म में तोड़ लेंगे, एक मैग्नेटिक फोर्स और एक इलेक्ट्रिक फोर्स, दोनों का एनालिसिस हम करना जानते हैं। चलो बेटा और कुछ छोटी छोटी चीजें करते हैं। देखो तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों जो एक साथ थे उसमें यही केस बनता है, इतना ही हमें करना है। अब एक क्वेश्चन है बेटा कि एक कोई चार्ज पार्टिकल है, ये आपका कोई चार्ज पार्टिकल है, उसका मास m है बेटा, ये v स्पीड से क्या कर रहा है, घूमने लग रहा है। क्या कर रहा है, घूमने लग रहा है। आपको बताना है रेशियो ऑफ magnetic moment and angular momentum, ये बताना है आपको इस केस में। देखो भाई कैसे करें,
भाई मैग्नेटिक मोमेंट की बात करें बेटा, ये जो अगले 2-3 केस करूंगा, दीज आर द स्टैंडर्ड रिजल्ट्स, एग्जाम में डायरेक्टली यूज होते हैं। भाई पहले तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट अगर मैं कैलकुलेट करना चाहूं तो बेटा आई इंटू क्या करना पड़ेगा, उसका एरिया से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आई तो यहाँ पे करंट घूम रहा है, इफेक्टिव करंट निकालना पड़ेगा। आई को कैसे लिखना पड़ेगा, क्यू बाई टी, तो चार्ज तो क्यू है, और टाइम कैसे लिखना पड़ेगा भाई 2 पाई आर, और v स्पीड से घूम रहा है, ये ऑलरेडी तुम बहुत बार कर चुके हो। ओमेगा दे रखा होता तो ओमेगा की फॉर्म में ले आता, कोई दिक्कत नहीं थी। और एरिया कितना होगा बेटा इसका, पाई आर स्क्वायर। तो बेटा ये हो गया आपका क्यू वी आर अपॉन 2, ये आपका मैग्नेटिक मोमेंट आ गया। अगर मैं एंगुलर मोमेंटम की बात करूं तो बेटा एंगुलर मोमेंटम यहाँ पे कितना हो जाएगा, m इंटू वी इंटू आर, यही तो फॉर्मूला है। क्या आप आई ओमेगा की फॉर्म में लिखते, तो यहां से अगर ये रेशियो कैलकुलेट करूं m अपॉन l, तो बेटा ये तो हो गया क्यू वी आर अपॉन 2, और ये हो गया एम वी आर, तो वी आर से वी आर कैंसिल आउट। तो मैग्नेटिक मोमेंट और जो एंगुलर मोमेंट है बेटा, उसका रेशियो आपका आया Q अपॉन 2m। अच्छा ये मास को कैपिटल M से लिख लो बेटा, वरना कंफ्यूजन हो जाएगी। ये वाला जो है ना, ये इस मास को कैपिटल M लिख लो, स्मॉल m से मोमेंटम वो लिखा हमने, मैग्नेटिक मोमेंट। अगर बेटा ओमेगा दे रखा होता तो भी कोई दिक्कत नहीं थी। देखो इनके अगर ओमेगा दे रखा होता तो कैसे करता, मैग्नेटिक मोमेंट तो कैसे लिखता, आई इंटू ए ही लिखता, इसको क्या लिख देता क्यू अपॉन टी, टी इज 2 पाई बाई ओमेगा, और एरिया पाई आर स्क्वायर लिख देता। इस केस में क्यू ओमेगा आर स्क्वायर बाई 2 लिखते आप, और जो एंगुलर मोमेंटम है वो आप लिखते आई ओमेगा। तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है किसी भी पार्टिकल का सेंटर के अबाउट, दैट इज एम आर स्क्वायर। फिर से बेटा इसको m बाई एल आप करके देखेंगे तो यू विल गेट द सेम आंसर, क्यू ओमेगा आर स्क्वायर बाई 2 इंटू एम आर स्क्वायर ओमेगा। तो m ओमेगा आर स्क्वायर से ओमेगा आर स्क्वायर, इट विल बी q बाई 2m। तो ये जो m बाई एल रेशियो आया दैट विल बी इक्वल टू q बाई 2m। ठीक है, ये तो चार्ज पार्टिकल के केस में हो गया। और देखो इस बार ये मानो कि बेटा ये रिंग है, ये रिंग है, इस सेंटर के अबाउट ओमेगा से घूम रही है, और इस रिंग पर टोटल चार्ज क्यू और मास m है। यहाँ पे भी आपको क्या बताना है, यहाँ पे भी आपको m बाई एल की वैल्यू बतानी। चलो देखो, पहले m की बात करें, I इंटू ए, ये फॉर्मूला है। तो भाई इस वाले केस में अगर मैं बात करूं कि करंट कितना आएगा, तो करंट देखो पिछले वाले जो केस में निकाला था वही सेम वही चीज हम लिख सकते हैं जो करंट की वैल्यू आई थी, क्या Q अपॉन 2 पाई ओमेगा इंटू पाई आर स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया Q ओमेगा आर स्क्वायर बाई 2। और भाई रिंग का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो तो आई ओमेगा कहलाएगा। तो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो कितना है, एम आर स्क्वायर ही है बाई ओमेगा। तो बेटा यहाँ से फिर से आप देखो कि आपका m बाई एल की वैल्यू क्या आ रही है, Q ओमेगा आर स्क्वायर बाई 2 इंटू एम आर स्क्वायर ओमेगा, आर स्क्वायर ओमेगा से आर स्क्वायर, तो m बाई एल, बड़े कमाल का रिजल्ट, वही रिजल्ट फिर से आ गया जो कि पिछले केस में आया था, Q बाई 2m। अगेन द रेशियो कम्स आउट टू बी द सेम आ गया। पिछले वाले में भी Q बाई 2m आया था, यहाँ पे भी Q बाई 2m ही आ रहा है। ठीक है, एक इसमें डिस्क वाला और केस करते हैं। देखो इस बार ऐसा मान लो कि भाई ये क्या है आपका, ये डिस्क है, टोटल इसका चार्ज Q है, मास m है, ओमेगा से घुमा रही है। इस बार आपको क्या करना पड़ेगा बेटा,
कि यहां से मान लो स्मॉल आर रेडियस की एक रिंग एज्यूम करनी पड़ेगी, ये इसकी मोटाई क्या मान लो, dr मान लो बेटा। तो पहले इस पर चार्ज की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, क्या वैल्यू होगी, dq। भाई चार्ज पर यूनिट एरिया वो तो कितना हो गया, q अपॉन पाई आर स्क्वायर, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ये वाली जो रिंग है इसके एरिया से 2 पाई आर इंटू डी आर। सो डी क्यू विल बी इक्वल टू, पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, 2q आर डी आर अपॉन आर स्क्वायर। यह उस रिंग के ऊपर चार्ज आ गया। अब अगर मैं मैग्नेटिक स्मॉल मैग्नेटिक मोमेंट निकालूं सिर्फ इस एलिमेंट के कारण से ही, तो भाई करंट तो कितना होगा, भाई चार्ज तो ये है डिवाइडेड बाय 2 पाई बाय ओमेगा इंटू एरिया। एरिया कौन सा आएगा, पाई इंटू स्मॉल आर स्क्वायर, इसका एरिया तो यही है, ठीक है। टोटल मैग्नेटिक, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। ये बेटा 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, इस पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, तो q ओमेगा बाई आर स्क्वायर, और बेटा ये बन गया r क्यूब डी आर। टोटल मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करना है तो इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, तो q ओमेगा बाई आर स्क्वायर इंटीग्रल r क्यूब डी आर, और ये रेडियस बेटा 0 से कैपिटल R तक चलेगा। तो मैग्नेटिक मोमेंट विल बी इक्वल टू q ओमेगा बाई आर स्क्वायर, और भाई ये आ गया आपका r की पावर 4/4, 0 से कैपिटल R। सो q ओमेगा, लिमिट्स पुट कर रहा हूं, या और इट विल बी इक्वल टू q ओमेगा r स्क्वायर बाई 2। ये तो मैग्नेटिक मोमेंट आ गया। जो आपका एंगुलर मोमेंटम आएगा दैट विल बी इक्वल टू आई ओमेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क का दैट इज हाफ mr स्क्वायर। सो m बाई l विल बी इक्वल टू q ओमेगा r स्क्वायर। अच्छा बेटा ये यहाँ पे 4 रहेगा ना, q ओमेगा r स्क्वायर बाई 4 इंटू 1/2 m r स्क्वायर ओमेगा। सो यू विल गेट कि m बाई l की वैल्यू अभी भी q/2 m ही आई है। तीनों ही केसेस के अंदर आपका जो मोमेंट, जो मैग्नेटिक मोमेंट है और जो आपका क्या है एंगुलर मोमेंटम जो है उसका रेशियो सेम आ रहा है, दैट इज q/2m। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि इस तरह की जो भी सिमेट्रिकल बॉडीज होंगी, कॉन्टिन्यूस बॉडी होंगी, जहां पे मास का डिस्ट्रीब्यूशन, और भाई मास का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म होना चाहिए। किस सेंस में यूनिफॉर्म होना चाहिए कि भाई अगर आप सरफेस एरिया के अलोंग बात कर रहे हो तो मास सरफेस एरिया के अलोंग ही डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए। उस केस में ऐसा नहीं होना चाहिए कि मास जो वॉल्यूम के अबाउट डिस्ट्रीब्यूटेड हो। तो इस तरह के जनरली ये जो 2-3 जो केस हमने किए हैं, इस तरह के जो रेगुलर बॉडीज है उसमें रेशियो सेम ही आता है हमेशा, और वो रेशियो बेटा आपका आता है q/2m। ये रिजल्ट आपको डायरेक्ट याद भी रहना चाहिए, ये रिजल्ट आपको डायरेक्ट याद रहना चाहिए, ठीक है बेटा। सो दिस इज ऑल अबाउट द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। इस चैप्टर में यही था, तो ये जो पार्ट आप अच्छे से करें। थैंक यू।